हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जिस वीडियो का आप सबको इंतजार था, लो जी आ गया। सीएमए फाइनल के लिए एक रैंकर स्ट्रैटेजी आप सबके सामने आ गई है। इस रैंकर स्ट्रैटेजी में दिसंबर 24 में अगर आपका सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन है तो कैसे रैंक लाया जा सकता है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। मुझे पता है दिसंबर 24 में कई बच्चे अभी दोनों ग्रुप्स तैयार करके एग्जाम देना चाहते हैं। यार उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपके लिए एक प्रॉपर बेंचमार्क सेट कर दूंगा, जिस बेंचमार्क को अगर आपने अचीव कर लिया तो आपसे रैंक कोई भी नहीं छीन सकता। इस चीज को करने के लिए हम हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे दिसंबर 23 के टर्म की। जून 24 का जब रिजल्ट आ जाएगा तो एक और वीडियो डाल करके आपको और बेहतर एनालिसिस का अपडेट दूंगा। बट एज ऑफ नाउ जितनी इंफॉर्मेशन मैंने जुगाड़ी है बाय एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द रैंक होल्डर्स ऑफ दिसंबर 23 टर्म ऑफ सिलेबस 2022, ये इंपॉर्टेंट है। उन सबको देख करके यार बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इनपुट्स है मेरे पास आप सबके लिए, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम का है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं तो यार रैंक लाना फाइनल में आसान है, इंटर से ज्यादा आसान फाइनल में है। भैया ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि फाइनल में ना आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेकर के आने। सो यार मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा। तो आप यहाँ पे मतलब ऐसा है कि आपका पेपर खराब गया और आपके 45 आए, तो किसी का अच्छा भी जाएगा तो हो सकता है उसका 55 ही आए। तो ये समझिए यहाँ मार्जिन ऑफ एरर आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे चांस है कि आप फाइनल में अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करें और दोनों ग्रुप डिसेंटली प्रिपेयर करके दे दें, तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपका रैंक ही आ जाएगा। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, नंबर्स के साथ समझाऊंगा आपको, पर एक बात ध्यान रखना, दोनों ग्रुप को ध्यान से तैयार करना है और दूसरा अवेयरनेस पे ध्यान देना है। भैया अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस, ये वीडियो अपने आप में देखना ही एक अवेयरनेस है कि भाई मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सिर्फ रैंक बोल बोल के विजुअलाइज कर करके नहीं आएगा। आपको उसके साथ एक मीनिंगफुल परसेंटेज भी पता होनी चाहिए जितना आपको स्कोर करने से आपका रैंक आएगा। जैसे कि मैंने सीएमए इंटरमीडिएट के लिए भी रैंकर स्ट्रैटेजी थोड़े टाइम पहले डाली थी, उसमें मैंने कहा था कि 63% या उसके ऊपर अगर कोई स्टूडेंट स्कोर करेगा तो उसका सीएमए इंटरमीडिएट में रैंक आ सकता है। वैसे ही भाई फाइनल में तो 63% भी नहीं चाहिए, इट इज इवन लेसर। कितनी बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ सीएमए फाइनल में आपको रैंक लाने के लिए बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए। और इसीलिए कैसे आप 2022 सिलेबस में नेक्स्ट रैंक होल्डर बन सकते हैं, आइए उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं या फिर एक तरह से मोटिवेट कर रहा हूं कि आपका भी रैंक आ सकता है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। और दूसरा, आपको दोनों ग्रुप साथ में दे करके डिसेंटली क्लियर करना पड़ेगा, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ रैंक काफी हद तक बढ़ जाएंगे। अच्छा, एनालिसिस करेंगे हम दिसंबर 23 के रैंक होल्डर्स की, इससे हमें काफी कुछ खुलासा हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम अपने रेंज ऑफ मार्क्स देखें फॉर ऑल इंडिया रैंकर्स, जो कि सिलेबस 2022 में टोटल 80 स्टूडेंट्स के रैंक्स आए थे, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। इसके साथ और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें वीडियो के एंड तक मिलती जाएंगी, आपको चिंता मत कीजिए। 80 लोगों के रैंक आए, उनमें अगर हम रेंज निकाल करके देखें तो टॉप 50 रैंक होल्डर्स जो थे उनकी रेंज थी 456 मार्क्स से लेकर के 583 की। इसका मतलब यह है कि जो रैंक 50 था उसका आया 456 मार्क्स और जो रैंक 1 था उसका आया 583 मार्क्स। परसेंटेज में इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 57% के ऊपर रैंक आया था दिसंबर 23 में। तो इसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें टू जून 24 या फिर दिसंबर 24, तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं 57-58% के ऊपर कोई भी स्टूडेंट का अगर नंबर आएगा तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि उसका रैंक आ सकता है। मुझे पता है ये हर बार होल्ड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जून 24 का जब रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करके और बेहतर इसको कर लेंगे अपने। करेक्ट? तो एक महीने से कम समय है, डोंट वरी, भाई है वीडियो बनाएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि यार 57% एंड ऑनवर्ड्स आपके रैंक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब कई बच्चे बोलेंगे 57 इज टू मच फॉर अस, हम तो 50 सोच रहे हैं। भाई 50 सोचने वाला तो पास ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 50 सोच रहे हो तो आप 50 के नीचे एंड करोगे, और 50 के नीचे एंड करने से क्या होगा आप सबको पता है। तो भाई 50 तो सोचने से होगा नहीं, मिनिमम टू मिनिमम कोई 55 से 60% के बीच में सोचेगा, और उतना अगर सच में अचीव कर लिया देयर इज अ ग्रेट चांस कि उसका रैंक ही आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल बात है। हाँ, कई बच्चे हैं जो बहुत एस्पिरेशनल है, वो बोलेंगे हाँ हाँ व्हाट टॉप 50, हम तो टॉप 10 में आना चाहते हैं। आ जाओ भाई, आप टॉप 10 में भी आ सकते हो। टॉप 10 में आने के लिए 509 मार्क्स एंड ऑनवर्ड्स रैंक मिलने शुरू हुए थे इन दिसंबर 23 टर्म, और मुझे ऐसा लगता है कि 63-64% के ऊपर अगर आप स्कोर करते हैं तो आप टॉप 10 में प्रवेश कर जाएंगे इन सीएमए फाइनल कैटेगरी। तो ये भी अच्छी बात है।
पर ये ठीक है, ये तो ब्रॉड ब्रॉड ऊपर ऊपर बात है कि भैया हम लोग ये समझ गए कितने परसेंट लाने से होगा, पर इसको हम कैसे यूज करें अपनी जिंदगी में, हम इसको अपने विजुअलाइजेशन के साथ कैसे जोड़ें। तो देखो भाई, आज से अपने सामने एकदम एक्शनेबल प्लान्स बनाइए। आप अपने डेस्क पे अगर लिखना चाहते हैं AIR1, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ब्रैकेट में 75% भी लिखना। क्यों? क्योंकि 75% स्कोर करोगे तभी AIR1 आएगा। सबसे बड़ी फॉल्ट सारे स्टूडेंट्स की है कि आप देखो ना, सैकड़ों बच्चे हैं जो अपने डेस्क पे AIR1 लिखते हैं, आता तो एक का ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार AIR1 लिखते वक्त ना बस हम लोग सिर्फ AIR1 लिखा है, उसके मायने नहीं मालूम, वो कितना मेहनत मांगता है वो भी नहीं मालूम, तो भाई कैसे आएगा ऑल इंडिया रैंक? तो ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए आपको उसका परसेंटेज भी पता होना चाहिए। अब कई बच्चे बोलेंगे नो नो नो, ऑल इंडिया रैंक 1 इज नॉट अवर ड्रीम, बट ऑल इंडिया रैंक इज अवर ड्रीम। तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक का ड्रीम है तो भाई आपके लिए बहुत बहुत खुश नसीबी की बात यह है कि आप 57% 58% का भी टारगेट लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। सो गेटिंग, चलो 60 कर देना उसको, 60% अगर आप स्कोर करते हो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपका रैंक आएगा ही आएगा। तो अगर आप अपने डेस्क पे ऑल इंडिया रैंक भी लिख रहे हो तो प्लीज उसके ब्रैकेट में ना 60% जरूर लिखना। अब इधर प्रॉब्लम क्या होती है बताए, अगेन सारे स्टूडेंट्स AIR लिखते हैं, फिर उसके बगल में कोई परसेंटेज मेंशन नहीं रहता है, तो आपका कोई बेंचमार्क सेट ही नहीं है। आपने एक क्वालिटेटिव बेंचमार्क सेट किया है, क्वांटिटेटिव बेंचमार्क सेट नहीं है। इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन 60% लायक नहीं होती है ना, तो आप तो भी इस डिसबिलीफ में जाते हो कि फिर भी हमारा रैंक तो आ जाएगा। दैट डज नॉट रियली हैपन। आपको यहाँ पे 60% सोचना होगा, और अगर आपका मॉक एग्जाम देते वक्त या फिर एग्जाम से पहले समझ में आ जाए कि 60% नहीं आ रहा है, तो कम से कम आपको यह पता होगा कि आप रैंक से दूर हो। आप अंधविश्वास में नहीं जाओगे कि आपका रैंक आने वाला है, जबकि आपकी तैयारी वैसी है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये प्लीज समझ करके चलिएगा कि एक्शनेबल प्लान तभी होता है जब आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बेंचमार्किंग अच्छे से करें, और ये वीडियो उसी में आपकी मदद कर रहा है। बट उससे भी ज्यादा यार, अब पेपर वाइज भी अपने समझते हैं कि CMA फाइनल में हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारे गब्बर सिंह हैं, यानी बहुत सारे डेंजरस पेपर्स हैं, तो आइए उनको पहचाने तो सही कि कहां फंस रहे हैं हम लोग, कहां मैक्सिमम रैंक होल्डर्स फंसे, तो हम भी फंस सकते हैं। तो भाई अगर हम डिस्कस करने जाएं तो ये है आपके सामने डिस्कशन, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि सबको दिखे। तो ये है आपके सामने पूरे रिजल्ट्स, बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं इवैल्यूएट करवा रहा हूँ और एनालाइज करवा रहा हूँ, चिंता मत करो। और वैसे जो मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं, मेरे स्टूडेंट जो यहाँ SFM के बैठे हैं, वो जानते हैं कि भैया को एनालिसिस में बड़ा मजा आता है। तो एनालिसिस मैं हर जगह करता हूँ, स्टॉक मार्केट की तो करता ही हूँ, तो ये तो आपका यार अपना बिजनेस है। आपका और मेरा बिजनेस का मतलब क्या हुआ, हम दोनों का काम है यार ये, तो जब काम है तो ये तो एनालाइज करना बनता है। तो इसको एनालाइज कर रहा हूँ और आप इसको समझिएगा। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पेपर वाइज मैंने यहाँ पे एनालिसिस करना शुरू किया। ग्रुप 3 जो है उसके जो 4 पेपर्स हैं, यहां पे सरप्राइजिंगली आप ये मिनिमम वाला नंबर देखो, 40 40 41 40। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि जो हम 50 रैंक होल्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, उन 50 रैंक होल्डर्स में भाई साहब कुछ कुछ ऐसे रैंक होल्डर्स हैं जिनके लॉ में 40 आए होंगे, किसी का SFM में 40 आया होगा, किसी का डायरेक्ट टैक्स में 41 आया है, और किसी का SCM में 40 आया है। क्या बोल रहे हो भैया, 40 ला के रैंक आ सकता है क्या? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था, आप बस पास हो जाओ भाई, पास हो जाओगे तो रैंक आने के चांस बढ़ जाएंगे। ये प्रूव होता है इस बात से। आप सोचिए ग्रुप 1 इतना, मतलब ग्रुप 3 इतना डेंजरस है कि यहाँ पे रैंक होल्डर्स के भी हर पेपर में अगर हम देखें तो कई बार 40 के आसपास के स्कोर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम एवरेजेस भी देखें तो दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग। यहाँ पे टॉप 50 रैंक होल्डर्स की जो एवरेज है वो 60 क्रॉस नहीं कर रही है। अब आप सोचिए आप कितने बड़े भ्रम में जी रहे हो, आप खुद कितने भ्रम में जी रहे हो। आप सभी ने हर पेपर के लिए सोचा होगा ना, SFM के लिए सोचा होगा, SCM के लिए सोचा होगा, टैक्स के लिए सोचा होगा, नहीं नहीं 60 प्लस लाना है, 60 प्लस लाना है। आप छोड़ो, रैंक होल्डर्स की एवरेज 60 नहीं जा रही, तो ये अंडरस्टैंडिंग लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई बच्चे बोलेंगे छोटा सोचने के लिए बोल रहे हो, अरे नहीं भाई, मैं रियलिस्टिक सोचने के लिए बोल रहा हूं। बच्चे इतने टेंशन में आ जाते हैं ना, SFM खराब गया भैया हमारा तो 50 आएगा, तो उनको लगता है 50 आएगा तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। अरे भाई पूरे रैंक होल्डर्स की एवरेज 53 की थी SFM में इन दिसंबर 23 टर्म, जून में भी इसी के आसपास ही होगी, थोड़ा सा बढ़ सकता है, मे बी 60 के आसपास चला जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। इसमें अगर कोई बच्चा बोल रहा है मेरा तो 50 आएगा भैया, मेरा तो जिंदगी खत्म हो गया, मेरा तो रैंक का ख्वाब ही चला गया, अरे आप हो कहां? अगर आप एवरेज 53 की देख रहे हो तो 50 इज डैम गुड मार्क्स। मैं तो कहता हूं 45 भी खराब मार्क्स नहीं है, क्योंकि रैंक होल्डर्स के तो 40 आए हैं तो भी रैंक लेकर के आए।
सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ये एक प्रॉपर बेंचमार्किंग नहीं होने की वजह से स्टूडेंट अननेसेसरली खुद को प्रेशर में डाल के रखते हैं। मेरे को पता है आप ही लोग 75 80 पता नहीं क्या क्या सोच के चल रहे हो। अरे भाई मैक्सिमम मार्क्स देखो, 80 तो आ ही नहीं रहा किसी का। यहां रैंक होल्डर 1 का भी 80 नहीं आ रहा इन चारों पेपर में। आप सोचो, हाईएस्ट मार्क्स इन लॉ वेर 72, एसएफएम में 78, डायरेक्ट टैक्स में 77, 79 इन एसईएम। किसका आया 80? एक भी जन का आया क्या? नन ऑफ द रैंक होल्डर्स गॉट 80 इन ग्रुप 3। और आप 80-85 सोच रहे थे। अरे कहां हो आप? कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो आप? क्यों अननेसेसरली खुद को प्रेशर में डाल रहे हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है, रैंक होल्डर्स भी नहीं लेकर के आ रहे। तो प्लीज एवरेज को ध्यान में रख करके चलिए। अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, कोई बात नहीं, घबराइए मत। ये अगर बात नहीं लगी आपको सुन करके, मैं हालांकि क्लास में बहुत बार बताता हूं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगी, क्योंकि क्या है ना, क्लास में बताता हूं ना, उस समय आप मुझे जज कर रहे होते हो। उस समय ये होता है कि नहीं नहीं भैया छोटा बात कर रहे हैं, हम थोड़ी नाम तो 75 80 95 लेके आएंगे भाई। उस समय आपका यही ख्याल आता है ना। जब मैं आपको बोलता हूँ भाई ये थोड़ा हार्ड है, ये शायद नहीं बनेगा तुमसे एग्जाम में, तो क्लास में बोलता हूँ तो बहुत मेरे को जज करते हो ना आप कि भैया छोटा बोल रहे हैं। लो जी, ये सामने लेकर के आ रहा हूं डेटा। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं भाई, डेटा बिना काम नहीं करता, और डेटा देख के बोलता हूं क्लास में कि एसएफएम में आप जो बोल रहे हो ना, ना ब्लैक शोल्स, हम ब्लैक शोल्स अच्छे से करके जाएंगे। कितना अच्छे से करोगे? कोई नहीं कर पा रहा है ब्लैक शोल्स जैसा सवाल। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। एवरेजेस को देख करके आगे बढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। खैर, ये थोड़ा इंप्रूव होते दिखेगा आपको जब हम टॉप 10 में जाएंगे। टॉप 10 रैंक होल्डर्स में अगर आप देखेंगे तो इनके एवरेजेस थोड़े इंप्रूव हो गए भाई। टॉप 10 वाले हैं तो इंप्रूव हो गई। इसके अलावा इनका मैक्सिमम स्कोर्स अभी भी उतना ही है, तो 80 किसी का भी नहीं आया। और मिनिमम जो है, ये मिनिमम इनके थोड़े इंप्रूव हुए हैं, पर फिर भी इसमें मेरे को 40s में दिख गया लॉ। तो लॉ में भाई टॉप 10 रैंक होल्डर में भी किसी का 50 के नीचे है। पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम भी जो नंबर है वो भी यार मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा। मतलब एसएफएम में मिनिमम 54 है किसी टॉप 10 रैंक होल्डर का। मतलब टॉप 10 में हो फिर भी एसएफएम में सिर्फ 54 है, खराब नंबर है। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 50, एसईएम में सिर्फ 53, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें, रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम का फर्क, ये एक डाइवर्जन कैलकुलेट करने का या डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है। ठीक है, तो अपनी ही जो दुनिया है, अपना ही जो स्टैटिस्टिक्स है, उसी को यहाँ यूज कर रहा हूं एनालिसिस में। तो कौन कहा किताबें यूज नहीं आती? भाई किताबों की दुनिया भी यूज हो जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेशन होता है उसका। तो यहां देखो मैंने रेंज कैलकुलेट किया। रेंज अगर आप देखेंगे तो मुझे एसएफएम बॉदरिंग लग रहा है, एससीएम भी बॉदरिंग लग रहा है, वैसे बॉदरिंग तो डायरेक्ट टैक्स भी लग रहा है। तो अगर हम देखें मार्क्स का रेंज, तो यार बहुत बड़े बड़े रेंजेस आ रहे हैं इन दीज पेपर्स। अगर लॉ को भी इसमें गिन ले तो उसकी भी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, नंबर अच्छे मार्क्स लाने और बुरे मार्क्स लाने के बीच में बहुत बड़ी रेंज है। तो ये थोड़ी वेरिएबिलिटी है, ध्यान रखिएगा इसका। वैसे ये वेरिएबिलिटी की बात करें तो ग्रुप 2 में ये वेरिएबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो अच्छा करेगा बहुत अच्छा करेगा, जो खराब करेगा खराब करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम तो है, उसको भी डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये वेरिएबिलिटी को ध्यान में रखना। ग्रुप 1 में अगर मैं वेरिएबिलिटी के आधार पे किसी को जज करूं तो मैं कहूंगा एसएफएम और एसईएम वेरिएबिलिटी के आधार में डेंजरस है। इसका मतलब आपका अच्छा गया तो अच्छा जा सकता है और बुरा गया तो बहुत बुरा जा सकता है। तो बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के, तो ये ध्यान रखिएगा। बाद बाकी एवरेजेस को देख करके इतना तो पिन पॉइंट किया जा सकता है कि भैया लॉ और एसएफएम ये दोनों डेंजरस पेपर्स हैं। लॉ एंड एसएफएम आर डेंजरस पेपर्स। वैसे तो किसी की भी एवरेज 60 क्रॉस नहीं करी तो मैं पूरे ग्रुप को ही डेंजरस बोलने वाला हूं, लेकिन फिर भी लॉ और एसएफएम से खास बचना चाहिए। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, सॉरी ग्रुप 4 की बात करें, बार बार 2 निकलता है मेरे मुंह से। ग्रुप 4 की अगर हम बात करें तो यहां पे यार एवरेज बहुत अच्छी है। बात करें अगर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की, जो कि पेपर नंबर 17 है, 70 की एवरेज है। सीएफआर में 64, इनडायरेक्ट टैक्स में 64 और इलेक्टिव में भी 67। सो एवरेजेस यहाँ पे 60 प्लस हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे खास दोस्त हैं जो सीएफआर पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे बात करी और उनको बोला भाई एवरेज निकल कर क्या रही है। हाँ मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले टीचरों से भी कंसल्ट किया मैंने, तो सीएफआर पढ़ाते हैं और उनको मैंने बोला कि सर 64 की एवरेज निकल कर क्या रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो उन्होंने ये जरूर कहा कि December 23 was not an easy term, but the fact that the average is coming to 64, this is quite shocking. तो उन्होंने ये जरूर कहा कि भैया रैंक होल्डर्स जो भी स्कोर कर रहे हैं इन सीएफआर वो एक्चुअल एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो ये अगर आपको भी फील होता है कमेंट में डाल देना। मतलब अगर 64 की एवरेज मैं नॉर्मलाइज कर दूं ये बोल करके रैंक होल्डर्स का 64 आ रहा है, तो क्या ये एवरेज बच्चे का भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपने एग्जाम दिया था तो कमेंट में डाल देना। मेरे को भी आमतौर पे लगता है सीएफआर थोड़ा सा टफ पेपर है, तो यहाँ पे 64 ला पाना
थोड़ा सा शायद चैलेंजिंग हो सकता है, पर रैंक होल्डर्स ने ला करके दिखाया। रैंक होल्डर्स ने इनफैक्ट एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लाया है, और वो नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सरप्राइजिंगली सीएफआर में हाईएस्ट नंबर 92 भी लेकर के आया कोई स्टूडेंट, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये 92 नंबर जो लेकर के आया, वो भी इंटरेस्टिंग बात और है कि वो टॉप 10 रैंक होल्डर भी नहीं था, वो टॉप 10 रैंक होल्डर में भी नहीं था, क्योंकि टॉप 10 रैंक होल्डर में हाईएस्ट मार्क्स वेर 84। सो ठीक है, जो भी है यार, डिस्कशन सीएफआर पे ज्यादा हो गया, बट फिर भी मैं कह देता हूं कि यहाँ पे एवरेजेस कम से कम ग्रुप 3 से बेटर है। तो ग्रुप 3 वर्सेस ग्रुप 4 में ये हैंड्स डाउन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप 4 में ज्यादा नंबर मिलते हैं और ग्रुप 3 में कम मिलते हैं। फंसोगे तो ग्रुप 3 में फंसोगे, ग्रुप 4 में फंसने के चांसेस कम है। और यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ ज्यादा नंबर लाने वाला और कम नंबर लाने वाला में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है ज्यादा नंबर लाने वाला 100 ला रहा है, वो भी 60 ही ला रहा है, 65 ही ला रहा है, और आप 45 ला रहे हो, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा बड़ा है आपका। यहाँ पे आप गलतियां ज्यादा भी कर दोगे तो भी आपको खामियाजा बहुत ज्यादा नहीं भुगतना पड़ेगा, बट फिर भी करना क्यों है, प्रिपेयर अच्छे से करना है। अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे भी मिनिमम मार्क्स यार 50 के नीचे नीचे ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिनिमम 40-41 तो नहीं है ना। ग्रुप 3 में यही 40-41 के आसपास के नंबर्स थे, यहाँ पे ये नंबर 50 के आसपास आया, तो आई एम स्टिल वेरी हैप्पी अबाउट दिस नंबर्स। सो ग्रुप 4 डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप 3 से ज्यादा इजियर है। अब एज अ होल अगर आप खुद के लिए तैयार कर रहे हैं सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 24, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ग्रुप 3 को ज्यादा अच्छे से तैयार कीजिएगा और स्ट्रैटेजिकली तैयार कीजिएगा। मैं पढ़ाता हूं एसएफएम का पेपर, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजिक इनपुट चाहिए कमेंट में डाल देना, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अपने की टेकअवेज पे। तो भाई की टेकअवेज में मेरा यही कहना है कि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो और आप 450 या उससे ज्यादा ले आते हो तो आपका रैंक आने का चांस अपने आप बढ़ जाएगा, सो आप इसका चिंता मत करना। एंड नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपका 450 आ ही नहीं सकता तो आप दोनों ग्रुप का मत सोचिए, मतलब बहुत बहुत ब्रूटली मैं कह रहा हूं, क्योंकि 450 नहीं सोच रहे हो तो यार 400 नहीं आने वाला है। आप 400 सोच के 400 नहीं ला पाओगे, किसी का भी नहीं आता है, कुछ कम ही आता है। तो आप सोच क्या रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आप 450 भी खुद के लिए नहीं सोच पा रहे हो तो मेरे दोस्तों आपको या तो ग्रुप 1 देना चाहिए दिसंबर 24 में, या फिर में मतलब ग्रुप 1 नहीं कोई भी ग्रुप 3 भी दे सकते हो, ग्रुप 4 भी दे सकते हो, या फिर दोनों ही ग्रुप को स्किप कर दो और जून 25 में फिर एग्जाम दो। ब्रूटल बात है बट यही सत्य है। लाना है तो 450 से ज्यादा लाना है, नहीं तो नहीं देना एग्जाम। अगर ये सोच करके चलोगे तो एग्जामिनेशन में फेलियर होने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। सही लगा ये? अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे, मतलब यहां तक तो डिस्कशन ऑब्वियसली हुआ है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे लेकर के जा रहा हूं जहां पे आपके होश उड़ जाएंगे, और वो है ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ एआईआर्स। मैंने थोड़े दिन पहले जब इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स की एनालिसिस करी थी तो वहां पे भी मुझे ये एक शॉकिंग नंबर देखने को मिला था कि मोस्ट रैंक होल्डर्स वेर कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया। अभी भी वैसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ना सोच विचार करेंगे, पर फिलहाल रैंक होल्डर्स का स्प्रेड देखिए। अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो आंध्र प्रदेश अलोन इज कंट्रीब्यूटिंग 30 रैंक होल्डर्स आउट ऑफ 80 रैंक होल्डर्स। तो इसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स फ्रॉम गुंटूर एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम आई थिंक विजयवाड़ा भी वहीं पे फॉल करता है, एंड और एक दो नेल्लोर वगैरह जगह है जहां से स्टूडेंट्स के रैंक्स आ रहे हैं। सो दीज आर रियली क्लस्टर्स जहां पे बहुत बढ़िया रैंक्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजस्थान की बात करते हैं, 11 रैंक होल्डर्स राजस्थान से, अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लग रहा है। वेस्ट इंडिया काउंट हो गया, तेलंगाना 11, तमिलनाडु 5, कर्नाटक 5, गुजरात 5, केरल 4, अदर्स में 9, यानी बाकी सारे स्टेट में ला लो, सब मिला के 9। अब मैं आपको बताता हूं कि यार प्रॉब्लम कहां आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर हम, क्योंकि मैं वीडियो अभी फिलहाल हिंदी में बना रहा हूं, सो हिंदी में बनाने का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट से जो पॉसिबली दिल्ली में है, जो पॉसिबली छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ इज अ बिग मार्केट फॉर अस, सो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में है, जो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल में है, जो स्टूडेंट्स आसाम में है, जो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में है, जो स्टूडेंट्स बिहार में है, जो स्टूडेंट्स झारखंड में है, जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड में है, जो स्टूडेंट्स हिमाचल में है। यार आपका कहीं नंबर ही नहीं है भैया, ये शॉकिंग बात बता रहे हो आप। हाँ, कहीं पे नंबर ही नहीं है। मतलब दिसंबर 24 में 23 में रैंक होल्डर्स बोल सकता हूं कि
हिंदी बेल्ट से नहीं आया। अब ऑब्वियसली मैं इस तरह से कोई सेग्रीगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं पे भी कोई नॉर्थ और साउथ वाला डिवाइड नहीं खेल रहा हूं, ठीक है, कांग्रेस से नहीं हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं आपको कोई भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का ऐसा कोई डिवाइड नहीं समझा रहा हूं, पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि भाई ऐसा क्या हो रहा है अलग, कि यहां जितना भी अपना नॉर्थ इंडियन बेल्ट है या फिर मैं हिंदी भाषी बेल्ट है, महाराष्ट्र को भी इसमें गिन रहा हूं मैं, क्या हो रहा है भाई, रैंक क्यों नहीं आ रहे आपके यहां से? मैं बताता हूं इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मैं जैसे ये बात बोलूंगा मुझे पता है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, लोग कमेंट में उटपटांग लिखना चालू कर देंगे और मैं उन कमेंट्स को उठा उठा करके डिलीट भी करूंगा अगर आपने ज्यादा बदतमीजी करी तो, लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवारी लेना होगा यूट्यूब को, हमको, आपको। हम लोग आज की डेट में यूट्यूब को सबसे बड़ा रिविजन सोर्स मानते हैं, आप भी मानते हैं, आप छुपाइए मत मेरे से, मुझे पता है आप YouTube को एक बहुत बड़ा रिवीजन सोर्स मानते हैं, और YouTube बिना आपका पत्ता भी नहीं हिलता है ना? बात करें मैराथन्स की, बात करें रिविजन्स की, बात करें फास्ट ट्रैक की, आप सब चीज YouTube पे ढूंढ रहे हो, और लास्ट तक आपको गुमराह भी किया जा रहा है। लगातार YouTube वीडियो हम भी डालेंगे, मैं भी डालूंगा, मैंने पहले भी बोला है कि भाई हम लोग तो प्रमोशन करने आ रहे हैं तो हम तो YouTube पे वीडियो डालेंगे ही, तो भाई YouTube पे लगातार हम तो वीडियोस डालेंगे, और आप भी इन्हीं के भरोसे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, करते जाइए। ये जो रिजल्ट्स हैं, इसी रिजल्ट में मैं दिसंबर 23 के जगह मैं जून 24 भी लिख दूंगा, और इसी की जगह मैं दिसंबर 24 भी लिख दूंगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो भैया क्या ये साउथ स्टेट्स में क्या हो रहा है? साउथ स्टेट्स में यूट्यूब पे बहुत कम काम हो रहा है, ना के बराबर। तो भैया क्या करते हैं, क्लासेस किया और क्लासेस करके स्कैनर्स किया। स्कैनर प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरली यहाँ पे जितने अपने स्टूडेंट्स हैं ना, वो स्कैनर को तो साइड में करते हैं और बोलते हैं यूट्यूब पे चलते हैं, वहां पे रिवीजन करते हैं। यूट्यूब पे होता है क्या है, कोई गलत पढ़ा रहा आपको? नहीं। यूट्यूब पे क्या फैकल्टीज इंफीरियर क्वालिटी के हैं? नहीं, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज दमदार हैं। पर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हम यूट्यूब पे जब आपको रिवीजन करा रहे हैं तो आपको लग रहा है ये रिवीजन आपका भी हो रहा है, साथ साथ नहीं हो रहा है। आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, आप अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं क्लास में भी भैया को देख के किए थे, रिवीजन में भी भैया को देख देख के ही बनाएंगे और फिर हमारा रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त। आपने क्लास हमसे करी, आपने पूरा मेरे साथ में बैठ करके पढ़ा है, अब आपका रिवीजन करते वक्त कर्तव्य बनता है कि खुद से करें, सवाल खुद से बनाएं, डाउट आए पूछे हमसे। फंसते हैं कहीं हमारे रिवीजन लेक्चर में जाकर के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना गलत बात नहीं है। हम रिवीजन कराएंगे, हम प्रैक्टिस कराएंगे, हम सब कुछ कराएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खोल करके बैठ जाएं। वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज होना चाहिए, यानी कहीं फंसे तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ना कि पूरा वीडियो देखेंगे। मुझे पता है इससे हमारे व्यूज पे इंपैक्ट आएगा, मुझे पता है इससे हमारी लाइव ऑडियंस पे इंपैक्ट आएगा, बट आई डोंट केयर। जहां एफिशिएंसी लॉस हो रहा है, जहां पे लीकेज हो रहा है कहीं से, उसको मैं पकड़ रहा हूं। और ये मैंने पहले भी पकड़ा है भाई, हमारी क्लास एक नंबर, हमारी तैयारी एक नंबर, स्टूडेंट कहां गलती कर रहा है? स्टूडेंट गलती कर रहा है कि वो रिवीजन भी खुद से नहीं कर रहा है। मैं इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को अक्रॉस स्टेट्स पढ़ाता हूं, मेरा भी मन करता है कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा करें, बेहतर करें, खास करके केपेबल होने के बाद मेहनत करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि रैंक होल्डर्स आए नहीं है हमारे यहां से, लास्ट टर्म पे भी हमने रैंक होल्डर्स का एक टाउन हॉल किया था, सो रैंक होल्डर्स आर देयर, बट व्हाई सो लेस? वी हैव टू गेट इनटू द कंपटीशन। हमें भी खुद का यहां पे सिक्का जमाना होगा, और वो जमाने के लिए यार आपको मेहनत करनी होगी। इट इज क्वाइट अर्ली फॉर December 24, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट पेडलिंग। आपने क्लास कर ली ना, नहीं करी तो पहले क्लास कंप्लीट कीजिए, नॉट जस्ट फॉर माय सब्जेक्ट, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड फिर स्कैनर्स मैंडेटरीली प्रैक्टिस कीजिए। भैया स्कैनर करने से हो जाएगा? अरे भाई आप कहां कौन से समय में हो, मेरे को ये बताओ। एवरेजेस देख रहे हो, एवरेज 70 क्रॉस नहीं हो रहा पेपर्स में, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी स्कैनर करके जाएगा 70 तो उसका आ जाएगा। सो स्कैनर करने पे 70 आ जाएगा, और 70 का एवरेज पे तो आप मतलब रैंक होल्डर है ही है। तो फिर हम कहां हैं? 70 के एवरेज तो यार अपने को चाहिए ही नहीं। रैंक होल्डर 1 का 72%, 73% था। तो मैं कह रहा हूं ना भाई, स्कैनर करो, इट्स नॉट जस्ट रेलिवेंट फॉर माई पेपर, आप SCM SPM जो भी पेपर दे रहे हो सब में रेलिवेंट है।
भैया 2022 का सिलेबस में स्कैनर नहीं है, तो 2016 का सिलेबस का स्कैनर भी इक्वली यूजफुल है। आपके पास जो है उससे प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। और स्कैनर खरीदने के भी अगर आपके पास में चांसेस नहीं है तो इंस्टीट्यूट के पास टर्म के पेपर उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए, मॉक्स दीजिए। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल देगा। मैंने ये एक छोटा सा, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि मैं डेटा एनालाइज कर पा रहा हूं तो मैंने इस बात को पकड़ा कि यार क्या प्रॉब्लम है, वाई आर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस नॉट गेटिंग ग्रेटर रैंक्स हियर। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? उसका बहुत बड़ा रीजन है यूट्यूब के भरोसे रहना। एंड आज के समय में यूट्यूब ऑब्वियसली बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जरूर अच्छा है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। आपको रिवीजन के लिए वक्त निकालना है। मेरा जरूरी था ये एक वार्निंग देना आपको। आई होप ये वार्निंग आप तक पहुंच गई होगी। इस वार्निंग को समझ गए हैं जो लोग, वो लोग कमेंट में अपनी बात जरूर से लिख देना कि आपको इससे क्या मैसेज मिला। एक सटल मैसेज मिला है मेरी तरफ से, एंड मैं चाहता हूं यार हम ज्यादा मेहनत करें, एज अ होल हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करें। और सच बताऊं तो हमारा मेहनत मोटा मोटी हो गया है। हमने आपको क्लास करा दी, आप उस क्लास को देख लिए, हमारा सिर्फ इतना मेहनत बचता है, आपका डाउट होगा तो डाउट का जवाब देना है, बट बाद बाकी तैयारी तो आपको करना है। हमारी मेहनत यहां है कि हम आपको गाइड अच्छे से करें। ये वीडियो उसका ही एक प्रमाण था कि यार गाइड हम कर रहे हैं। हम अपनी तरह से आपके सामने कई सारी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं जो इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप अपनी मेहनत नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली रैंक से आप भी दूर रहेंगे, हम भी दूर रहेंगे। तो भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। बात बाकी तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।